सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ स्वॉलोड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसे कि मैं लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे लो फेंग का सामना यहाँ पे आइस वुल्फ किंग से हो जाता है, जो कि यहाँ पे लो फेंग को पकड़ने के लिए आया था ताकि वो उससे वो जो इनहेरिटेंस टोकन है उसे हासिल कर पाए। पर यहाँ पे उसी वक्त क्योसिटी लॉर्ड का जो अवतार है वो आ जाता है, रात साथ ही इनकी अकल ठिकाने लगा देता है और फिर लो फेंग की जान वो बचा लेता है। जिसके बाद लो फेंग से क्योसिटी लॉर्ड किंग टुयान के बारे में बात करता है और इशारों में बताता है कि असल में वो ये चाहते हैं कि उसे किंग टुयान को ये टोकन दे देना चाहिए, क्योंकि वो बिना किसी रिसोर्सेज के अपने दम पे कल्टीवेट करते हैं, वो किसी पे भी बिल्कुल रिलाई नहीं करते। हालांकि जो सेवन स्वॉर्ड किंग है उसके पास भी एक टोकन है और अगर तुम ये टोकन ले लेते हो तो फ्यूचर में तुम्हें भी एक टोकन मिलेगा, तो तुम्हारे पास टोटल 2 हो जाएंगी, जिसके चलते तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। लेकिन यहाँ पे लो फेंग वो टोकन किंग टुयान को देने का फैसला करता है, जो देखकर यहाँ पे जो क्योसिटी लॉर्ड थे वो भी काफी ज्यादा हैरान थे। और अब आगे सो होमीज, हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे देखते हैं कि चेरी ब्लॉसम के ट्रीज के नीचे अपना किंग टुयान और जो लो फेंग है ये दोनों बैठे हुए थे। यहाँ पे मास्टर डिसाइपल आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी किंग टुयान के हाथों में हम उसी टोकन को देखते हैं और लो फेंग बताने लगता है कि ये जो टोकन आप देख रहे हैं इसे मैंने खुद अपने दम पे हासिल किया है। यहाँ पे ये सुनकर किंग टुयान अपने डिसाइपल यानी कि लो फेंग पे काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था और वो कहने लगता है कि यार तुम तो काफी ज्यादा कमाल के बन चुके हो। तुम न सिर्फ उस आइस प्रिजन से बाहर निकले सही सलामत, बल्कि तुमने आइस वुल्फ किंग से भी पंगा ले लिया और उसे सबक सिखा दिया। वाह, अपने मास्टर को इतना बेवकूफ समझते हो कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। हाँ, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है कि तुम्हारी किसने मदद की है और मैं उस पर नहीं चाहता। अगर तुमने ये अपने दम पे भी हासिल किया होता ना तो भी तुम इतनी वैल्यूएबल चीज को मुझे इतनी आसानी से कैसे दे सकते हो, मैं इसे नहीं रख सकता। ये कहते हुए वो उसे लौटाता है, पर तभी लो फेंग उसका हाथ रोकते हुए कहने लगते हैं कि आप मेरे मास्टर हैं, ऐसे आप मुझे अच्छे से जानते हो, मैं भी आपको अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसकी जरूरत सबसे ज्यादा इस वक्त आपको है, मुझे दूसरा मिल जाएगा। यहाँ पे किंग टुयान फाइनली एग्री कर जाता है और कहने लगता है कि अब मैं तुमसे बहस में तो जीत नहीं सकता, ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ। पर तभी वो लो फेंग से कहता है कि वैसे मुझे तुम्हारे लिए फिक्र हो रही है, न जाने ये चीज हासिल करने के बाद तुम्हारे साथ आगे फ्यूचर में क्या होगा। जिस पे लो फेंग कहता है कि मास्टर आप उसकी फिक्र मत करें, लेकिन जो क्योसिटी लॉर्ड है उन्होंने मुझे बताया कि जब आइस वुल्फ किंग ने मेरी आइडेंटिटी का पता लगा लिया है तो वो मेरे बारे में बहुत सी अफवाहें वो फैला देगा, जिसके चलते यूनिवर्स के जो टॉप एक्सपर्ट है शायद वो मेरे पीछे हाथ धोके पड़ जाएं। लेकिन क्योसिटी लॉर्ड ने कहा है कि वो इसी बात को एक एक्सक्यूज की तरह यूज करके जो ह्यूमन लीडरशिप है वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मेरे लिए एक बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस को अप्लाई करें, जिसके चलते तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फियरलेस बन जाओगे। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि किंग टुयान काफी मजे से पीने लगता है और वो कहने लगता है कि लो फेंग तुम्हारी जो समझ है और जो क्योसिटी लॉर्ड का जो इन्फ्लुएंस है, इन दोनों को अगर साथ में मिला दिया जाए ना तो तुम एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाओगे, तुम्हें तो फिर कोई नहीं रोक सकता। और रही बात ये जो टोकन है इसके पीछे सिर्फ आइस वुल्फ किंग ही नहीं बल्कि बहुत से लोग पड़े हुए हैं, तो तुम्हें जब अगली बार टोकन मिलेगा तो शायद तुम्हारे लिए खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लो फेंग इसके बाद क्योसिटी लॉर्ड के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो लो फेंग को बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस ऑर्डर वाला वो गोल्डन टोकन दे देते हैं, जिसके बाद लो फेंग उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर वो क्योसिटी लॉर्ड के साथ आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे ये लोग क्योसिटी टेलीपोर्टेशन पॉइंट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे किंग टुयान बताता है कि यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ना ये टेलीपोर्टेशन किसी की भी ट्रैकिंग्स को ब्लॉक कर सकता है। यहाँ पे लो फेंग कहने लगता है कि इनहेरिटेंस लैंड से पहले हमें जिस जगह जाना है वो काफी ज्यादा क्लोज है, लेकिन अगर मैं स्पेसशिप से भी जाऊँ ना तो भी मुझे 6 महीने से कम का वक्त तो लगने नहीं वाला। अब यहाँ पे ये लोग बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते कि तभी आसपास के लोगों की नजर जैसे ही लो फेंग पे पड़ती है तो ये लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो किंग टुयान है ना, आखिर वो यहाँ से कब से जाने लगा। पहली बार देख रहा हूँ कि ये क्योसिटी के बाहर भी कभी जाने का सोच सकता है, लेकिन इसके बगल में ये जो बंदा खड़ा है ये कौन है, क्या ये इनके डिसाइपल है? जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि पता नहीं, लेकिन इसके पास से बहुत ही पावरफुल और डेंजरस ऑरा मुझे फील हो रही है। और क्या तुम लोग ने उस रूमर के बारे में सुना है कि जो ट्रू स्वॉर्ड्समैन है वही असल में लो फेंग है? यहाँ पे ये सारे लोग लो फेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग यानी कि लो फेंग और किंग टुयान ये लोग टेलीपोर्टेशन का यूज करने लगते हैं। टेलीपोर्टेशन यहाँ पे एक्टिवेट होता है और अगले ही पल हमें यहाँ पे बियॉन्ड द डोमेन के एक डेसोलेट लैंड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आग से दहकते हुए इस जगह पे लो फेंग और जो किंग टुयान है ये दोनों पहुंच जाते हैं और किंग टुयान और लो फेंग दोनों हंसते हुए कहने लगते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो गए हो। वैसे उन लोगों ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहा। ये कहते हुए वो लो फेंग की पीठ पे मारते हुए उसे शाबाशी देता है और कहने लगते हैं कि अब तो तुम काफी ज्यादा फेमस हो रहे हो, लगता है कि तुम्हारे पीछे काफी लोग पड़ने वाले हैं। जिस पे लो फेंग भी हंसते हुए कहता है कि मास्टर ह्यूमन रेस में बहुत ही कम स्ट्रॉन्ग लोग बचे हुए हैं
हैं और अब तो आप भी काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं, तो मुझसे ज्यादा आपको अपनी फिक्र भी करनी चाहिए, क्योंकि फिर आपके पीछे भी लोग पढ़ने वाले हैं और आपके लिए भी मुसीबतें बढ़ने वाली है। अब यहाँ से ये दोनों गायब हो जाते हैं और लू फेंग बताने लगता है कि टीचर, वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बायोलॉजिकली एक ऐसा स्पेसशिप है जिसके चलते मेरी स्पीड लाइट से भी 18 गुना ज्यादा फास्ट हो जाती है, लेकिन फिलहाल मैं उसे यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उसका फुल्ली एक्सेस नहीं है और मुझसे वो ले लिया गया है। अब यहाँ पे ये सुनकर जो किंग टूयान है वो हंसता है और कहने लगता है कि मेरे पास टाइम से 19 गुना ज्यादा तेज एक स्पेसशिप है, एटलीस्ट मेरे पास तो कुछ ऐसा है कि जिस पर मैं प्राउड कर सकता हूँ। ये सुन के लू फेंग भी हैरान था और तब ये लोग पीछे मुड़ते हैं तो यहाँ पे किंग टूयान का स्पेसशिप आ चुका था जो कि काफी ज्यादा विशालकाय था। ये दोनों उसमें सवार होके सीधा इनहेरिटेंस लैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं और इस दौरान लू फेंग उस थर्ड मेटल प्लेट को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे इसी दौरान हम किंग टूयान को देखते हैं जो कि रास्ते पे नजर रखे हुए था और ऐसे ही वक्त फटाक से बीत जाता और पता ही नहीं चलता कि तभी यहाँ पे वो लू फेंग को आकर बताने लगता है कि लू फेंग आंखें खोलो क्योंकि हम बहुत ही जल्द इनहेरिटेंस लैंड के पास पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे लू फेंग ये सुनते साथ ही काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर सामने की तरफ देखता है और कहने लगता है कि अच्छा तो ये वही जगह है जिसे कि एंसेस्टर गॉड सीक्रेट रियलम कहा जाता है, जो कि 160 मिलियन लाइट ईयर डायमीटर में फैला हुआ है। वाकई में ये काफी ज्यादा बड़ा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, किसी मोर पंख जैसा ये दिख रहा था और यहाँ 3 महीने पलक झपकते बीत जाते हैं। फाइनली ये लोग यहाँ पे लैंड करने वाले थे और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे किंग टूयान बताने लगता है इस एंसेस्टर गॉड सीक्रेट रियलम की जो सबसे कॉमन चीज है वो है यहाँ की ये ब्लैक वाइंड, जो कि टोर्नेडो के शेप में यहाँ पे घूमते रहते हैं और इसकी एक हल्की सी हवा ना एक वनरेबल लेवल के बंदे तक को भी निपटा सकती है और एक ब्लैक वाइंड वाला बड़े साइज का टोर्नेडो एक यूनिवर्स लेवल के वनरेबल को भी निपटा के रख सकता है। जिसके बाद ये लोग वापस से अपने रास्ते पे फोकस करते हैं और किंग टूयान कहता है कि चलो हमें और डीप में जाना चाहिए। अब यहाँ पे वो अपने इनहेरिटेंस टोकन के जरिए से लू फेंग पिन पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश करता है, जिसके साथ ये लोग डीप में पहुंच जाते हैं और फिर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर की वो जगह लोकेट थी। यहाँ पे आते साथ ही लू फेंग कहने लगता है कि ये वही जगह है जिसे की इनहेरिटेंस टोकन के अंदर पिन पॉइंट किया गया था। कि तभी यहाँ पे लू फेंग और किंग टूयान दोनों को कुछ अजीब लगता है। दोनों की बॉडी ऐसा लग रहा था किसी ब्लैक होल में समा रही हो और अगले ही पल ये लोग खुद को मेरी पर्सनल फेवरेट 5 कलर्ड अरोरा लेक के सामने आ जाते हैं। यहाँ का नजारा देखते साथ ही किंग टूयान और लू फेंग दोनों की हालत खराब होने लगती है। यहाँ पे इनका कंट्रोल जैसे लूज होने लगता है कि तभी लू फेंग और किंग टूयान सेम समय पे ही खुद को आजाद कर लेते हैं और तभी एक यूनिवर्स वनरेबल आ जाती है और कहने लगती है कि वैसे मानना पड़ेगा तुम लोगों ने तो काफी जल्दी खुद को आजाद कर लिया। अब ये लोग पलटते हैं तो लू फेंग देख के हैरान था कि इनके सामने एक यूनिवर्स वनरेबल मौजूद है। किंग टूयान बताने लगता है कि इसकी ऑरा इस हद तक इसने छुपा रखी है कि मैं तो इसको फील तक नहीं कर पाया कि ये तब से यहाँ पे है। यहाँ पे वो लेडी बताने लगती है कि मैं एंसेस्टर गॉड सेक्ट की एक गाइड हूँ, तो मुझे जल्दी से अपना बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस टोकन दिखाओ। अगर तुम्हारे पास वो चीज नहीं हुआ तो फिर जो लोग भी एंसेस्टर गॉड सेक्ट के एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं बिना इजाजत के, हम उन्हें जान से मार देते हैं। यहाँ पर वो अपनी फ्लेम से इन पे अटैक करने के लिए बढ़ती है और इन्हें झुलसाने लगती है कि तभी दोनों अपना टोकन शो करा देते हैं। तो वो उनसे कहने लगती है कि चलो अब तुम दोनों चुपचाप मुझे फॉलो करो। किंग टूयान कहता है कि कहाँ पर। तभी यहाँ पे देखते हैं कि ये जो अरोरा लेक के जो लहरें थी ये आपस में ही अपने आप मिलकर इन लोगों को आगे ले जाने लगती है और यहाँ पे किंग टूयान बताने लगता है कि ये लेजेंडरी अरोरा लेक है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मानी जाती है, जिस पे वो जो एंसेस्टर गॉड सेक्ट की जो गाइड थी वो बताने लगती है कि मानना पड़ेगा तुम्हें तो हमारे बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है और हाँ ये वही लेजेंडरी लेक है जो कि 10 लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैला हुआ है और इसे इस यूनिवर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम ट्रेजर में से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी सिंगल अरोरा स्ट्राइक ही बहुत सी यूनिवर्स वनरेबल को ऑन द स्पॉट मार सकती है। जिसके बाद वो इन्हें एक तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये है बाउहूनिया आइलैंड जो कि कलरफुल अरोरा लेक के बिल्कुल बीच में स्थित है और यहीं पे तुम्हें जाना है। यहाँ पे ये सुनकर किंग टूयान कहने लगता है कि पर अभी तो आपने बताया कि ये एक सुप्रीम ट्रेजर है जो कि किसी को भी मिटा के रख सकती है। जिस पे वो बताने लगती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जिसे ये पहचानती है, जिसे ये जानती है, उसे ये कुछ भी नहीं करेगी। तुम्हारे पास टोकन है तो तुम लोग यहाँ अंदर बिना किसी परेशानी के जा सकते हो। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ पे किंग टूयान लू फेंग से कहता है कि तुम यही रुको, पहले जाके मैं चेक करता हूँ। ये कहते साथ ही वो तेजी से बढ़ चलता है। लू फेंग उसे रोकता है, लेकिन किंग टूयान तब तक आगे बढ़ चुका था और जैसे ही वो उस बैरियर को क्रॉस करता है तो यहाँ पे टेलीपैथी के थ्रू लू फेंग से कहता है कि तुम आ सकते हो, ये बिल्कुल सेफ है। ये सुनकर लू फेंग तेजी से अपने टीचर को फॉलो करने लगता है और लू फेंग और किंग टूयान इस अरोरा लेक के ऊपर बसे इस इकलौते आइलैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर ये लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे और लू फेंग आसपास की जगह को देखकर बिल्कुल इसकी खूबसूरती में ऐसे खो जाता है कि जैसे वक्त का किसी को पता ही नहीं चलता। ये लोग फिर तेजी से आगे बढ़ते हैं एंड देन फाइनली ये लोग उसी आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं जो कि किसी जायंट से लोटस के ऊपर लोकेटेड था। यहाँ पे वो बताने लगती है कि जिनके पास इनहेरिटर टोकन
पॉपुलेशन होता है वो लोग यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लो फेंग और किंग टुयान जब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें काफी सारे पावरफुल लोग नजर आते हैं। यहाँ पे तभी वो जो गाइड थी वो बताने लगती है कि एक बात याद रखना, ये जो 5 कलर्ड अरोरा लेक है और इसका जो रेंज है इसके अंदर किसी को भी मारना पूरी तरीके से मना है, तो ऐसा कोई भी काम मत करना कि तुम फंस जाओ। यहाँ पे लू फेंग और किंग टुयान उसकी बातें बहुत ही गौर से सुन रहे थे, जिसके साथ ही वो उन्हें बताने लगती है कि तुम लोग यहाँ की किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। पर्सनल प्रॉपर्टीज और जो रेजिडेंशियल इलाका है तुम लोग पावर के दम पर उस पर कब्जा नहीं कर सकते, ना ही तुम यहाँ इस जगह से कहीं बाहर जा सकते हो जब तक कि तुम किसी को इन्फॉर्म न कर दो। अगर तुमने इनमें से किसी भी बात का उल्लंघन किया तो तुम्हें ये जो अरोरास दिख रही है ना हर जगह, ये तुम्हें पनिश करेंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ ये जो अरोरा लाइट्स थी ये फैली हुई थी, जैसे कि वो सब पे नजरें रखी हुई हैं। कि तभी वो गाइड आगे बताती है कि तुम लोग सबसे पहले आइलैंड लॉर्ड के पास जाओगे, उनसे जाके मिलोगे और हो सकता है कि शायद तुम्हें अपना रहने का ठिकाना खुद ही बिल्ड करना पड़े, वो भी एक सुनसान आइलैंड के हिस्से में। जिसके बाद वो आगे चली जाती है। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और फिर उसे फॉलो करते हुए मन में कहते हैं कि न जाने ये ट्रिप कैसा होने वाला है। कि तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें पर्पल थ्रोन आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस बड़े से आइलैंड का ही एक हिस्सा है और जो कि आइलैंड लॉर्ड का हॉल है, जो कि काफी ज्यादा मैसिव था और उतना ही ज्यादा खूबसूरत भी था। अब यहाँ पे ये तीनों पहुंच जाते हैं। कि तभी वो जो गाइड थी वो बताने लगती है कि जरा इसे देखो, ये जगह आइलैंड लॉर्ड का पैलेस कहा जाता है। यहाँ से ही तुम एंसेस्टर गॉड सेट के ट्रू कोर को देख सकते हो। इसी के साथ वो ऊपर की तरफ इशारा करती है जहाँ पे अरोरा लाइट्स काफी ज्यादा कम थी और इसके साथ ही सामने मौजूद था द लेजेंडरी एंसेस्टर गॉड पैलेस, जहाँ पर इस वक्त 3 एंसेस्टर गॉड मौजूद हैं और इनके अराउंड में 8 बीस्ट गॉड्स मौजूद हैं और उनके बियॉन्ड में जो चीज तुम्हें नजर आ रही है उसे कहा जाता है द गार्डियन बीस्ट गॉड हॉल, जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और फिर बताती है कि इसके बियॉन्ड 72 डिवाइन जनरल वाले कॉन्टिनेंट और फिर इन सभी को घेरे हुए हैं 3000 डिवाइन मैसेंजर्स, जिन्हें की स्टार वर्ल्ड्स कहा जाता है। यहाँ पे हम लू फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो गार्डियन बीस्ट गॉड का नाम सुनते साथ ही काफी ज्यादा हैरान था। वो मन में इस बात को रिपीट करता है। यहाँ पे वो जो गाइड थी वो आगे बताने लगती है कि जिन लोगों ने कम्प्लीटली गॉड इनहेरिटेंस टोकन को हासिल किया है, लोगों ने कभी भी बीस्ट गॉड थ्रोन के इनहेरिटेंस को हासिल नहीं किया, जैसे कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। लेकिन यहाँ का जो आइलैंड लॉर्ड है वो असल में एक बीस्ट गॉड ही है। जिसके बाद वो यहाँ पे चुटकी बजाते ही एक बैरियर को ओपन करती है और कहने लगती है कि तुम लोगों को यहाँ से सीधा आइलैंड लॉर्ड के पास जाना है, उन्हें रिस्पेक्ट पे करना है और फिर यहाँ से तुम्हें आगे की चीज वही बता देंगे, लेकिन याद रखना तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट पे करना है। अब यहाँ कहते साथ ही वो यहाँ से चली जाती है और ये दोनों अंदर एंटर हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे आइलैंड लॉर्ड के पैलेस के अंदर ये दोनों एंट्री मारते हैं तो यहाँ पर इनकी बिल्कुल रूह जैसे कांप सी उठती है। यहाँ पर आग की लपटों की तरह उड़ते हुए सामने थ्रोन के पास एक बंदा जाता है जिसका यहाँ पे बीस्ट वाला फिगर अपीयर होता है और ये दोनों समझ आते हैं कि यही है वो बीस्ट गॉड। किंग टुयान इस पे बताने लगते हैं कि असल में ये फायर स्पेस फ्यूजन पैथ है और ये देखते साथ ही ये दोनों ने रिस्पेक्ट पे करते हैं, जिसे देखकर यहाँ पे आइलैंड लॉर्ड बताने लगते हैं कि आज से तुम लोग इस आइलैंड के इनहेरिटर हो, लेकिन याद रखना बाहुनिया आइलैंड के भी कुछ रूल्स होते हैं और मैं तुम्हें आज से इस ग्लोरी वर्ल्ड को एक्सेस करने के लिए इजाजत देता हूँ। जिसके बाद वो इन दोनों को 2 रिंग्स देते हुए कहने लगते हैं कि आज से तुम्हें इनहेरिटेंस ग्राउंड और ट्रेजर ग्राउंड इनका एक्सेस दिया जाता है और एक आखिरी सीक्रेट रियलम इनका एक्सेस देता हूँ। यहाँ पे जाके तो वर्चुअल वर्ल्ड के सेंसेस को रिसीव कर सकते हो। उसके बाद वो बताने लगता है कि बाहर जो तुम्हें 3 वाटरफॉल जैसी चीजें नजर आ रही है ये असल में टेलीपोर्टेशन है, जो कि तुम्हें बाकी 3 लोकेशन पे ले जाएंगी और जो इनहेरिटेंस ग्राउंड है वहाँ पर जब तुम जाओगे तो तुम्हें बीस्ट गॉड की इनहेरिटेंस मिलेगी और तुम लॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के डेमोन्स्ट्रेशंस को भी वहाँ पे जाके अपनी आंखों से विटनेस कर सकते हो कि आखिर ये कितनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। लेकिन एक बात याद रखना, हर एक इनहेरिटेंस वाली जो सेशन है वो सबसे पहले तुम्हारी लॉ कॉम्प्रोहेंड को बहुत डीपली एक्सेस करेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस के लिए निकल जाता है और यहाँ पे सारी चीजें भी हमें बैकग्राउंड में बताई जाती हैं कि जो बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस है उसके टोटल 7 लेवल्स है, लेकिन हर एक लेवल एक फ्री कॉम्प्रोहेंड सेशन को भी तुम्हें प्रोवाइड कराएगा। लेकिन अगर तुम्हें एक्स्ट्रा सेशन चाहिए तो तुम्हें ग्लोरी वर्ल्ड में जाकर पॉइंट्स को अर्न करना होगा, जिसके बाद ही तुम उन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ लुओ फेंग फ्री सेशंस को भी ज्वाइन करता है एंड देन फाइनली वो 3rd लेवल पे पहुंच चुका था और लुओ फेंग भी अपने प्रोग्रेस से काफी ज्यादा सरप्राइज था। इसी दौरान यहाँ पे हम किंग टुयान को भी देखते हैं जो कि अपने अलग सेशंस लेके आया था और तभी हमें यहाँ पे लुओ फेंग अब तक की अपनी जर्नी के बारे में बताता है कि जब मैंने एक कमाल के इनहेरिटेंस सेशन को ज्वाइन किया तो मैंने टीचर से बात की और टीचर ने मुझे बताया कि उस चीज को एक्सपीरियंस करने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। इसी के चलते उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया और वो क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए चले गए और उनके जाने के बाद मुझे यहाँ पर होंग आइलैंड्स के एक मेरे दोस्त ने ज्वाइन कर लिया,
जिसका नाम है किंग कियानू, जो कि डार्क नेदर क्लैन से बिलोंग करता है। और जिसके बाद हम दोनों साथ मिलकर उसी ट्रेजर ग्राउंड की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पर बीस्ट गॉड्स ने और बाकी के जो सुप्रीम कल्टीवेटर्स हैं, उन्होंने अपने कुछ ट्रेजर्स और अपने कुछ मेथड्स को यहाँ पे छोड़ के गए हैं। यहाँ पे ये दोनों उस ट्रेजर ग्राउंड के पास पहुंच तो जाते हैं, लेकिन आते साथ ही यहाँ पर वो बताने लगती है कि तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर जिन बीस्ट और सुप्रीम कल्टीवेटर्स ने अपने ट्रेजर्स को छोड़ के गए होंगे, तो उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ यहाँ पे क्वालिफिकेशन तो सेट किए होंगे, और किसे पता कि आखिर उन्होंने किस टाइप के रिस्ट्रिक्शन और क्वालिफिकेशन को हमारे लिए सेट करके रखा होगा। अब यहाँ पे इसका कहना ही था कि तेज दहाड़ आती है, और जिसके चलते ये दोनों दूर छिटक जाते हैं, और बाकी लोग भी इस इम्पैक्ट को फील कर पाते हैं कि तभी यहाँ पर इनके सामने एक वेनरेबल अपीयर होता है। अब यहाँ पे वो इन्हें काफी कुछ कहता है, जिसके चलते लू फेंग को गुस्सा आता है, पर यहाँ पे जिस पे किंग कियानू से रोकते हुए कहती है कि भूलो मत कि ये कि यूनिवर्स वेनरेबल है। जब इसने हम पे अटैक किया तो हम पे असर हुआ, लेकिन आसपास की एक चीज पे इसका असर नहीं हुआ। इसने हमारी डिवाइन बॉडी को शैटर्ड भी नहीं किया, बस हमें थोड़ा सा इसने ह्यूमिलिएट किया है। अब लू फेंग की सटक जाती है, वो कहने लगता है कि क्या फर्क पड़ता है कि ये यूनिवर्स वेनरेबल है या कुछ और। अपने जूनियर्स को बुली करके इसमें प्राउड होने वाली कौन सी बात है। ये कहते साथ ही वो उसके करीब जाता है और लू फेंग उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार के दिखाओ। लू फेंग के गट्स को देखकर वो बंदा कहने लगता है कि अच्छा, तुम्हारे जैसा एक कमजोर कीड़ा मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कि तभी लू फेंग फायरबॉल सोर्स क्रिस्टल को निकालता है, जो कि काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव है और जो कि किसी को भी जान से मार सकती है। एटलीस्ट इसे बहुत बुरी तरीके से डैमेज तो कर ही सकती है। अब यहाँ पे ये देखते साथ ही वो बंदा भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, और आसपास के लोग भी उस पे हंसते हुए कहने लगते हैं कि बहुत सही, तुम्हारा भाला बिल्कुल सही बंदे से पड़ा है, चलो भी अब दिखाओ अपनी ताकत। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सारा नजारा होता है वो साइरस लॉर्ड को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि यहाँ पर एक बंदा अपीयर हुआ है, जिसे कि हमने जैसे ही चेक किया तो पता चला कि और कोई नहीं बल्कि ब्लेड रिवर किंग है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये वो सुनता है ना, वो अपनी आंखें खोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी यूनिवर्स वेनरेबल को देखते हैं, जो कि उस फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल को ही देखे जा रहा था, और वो कहने लगता है कि ये वही बंदा है जिसने की एक यूनिवर्स वेनरेबल के फियर को ट्रिगर किया है। यहाँ पे आइस वुल्फ किंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है जब उसे ये बात पता चलती है। वो कहने लगता है कि ब्लेड रिवर किंग, तुम हमेशा की तरह ही आज भी बिल्कुल वैसे ही एरोगेंट हो। यहाँ पे वो यूनिवर्स वेनरेबल बाइशन कहने लगता है कि ह्यूमन, मैं तुम्हारे इस हिम्मत की सराहना करता हूँ, लेकिन भूलो मत कि मैं एक यूनिवर्स वेनरेबल हूँ। जब तक तुम इस अरोरा लेक के पास छिपे हो तब तक तुम सही सलामत हो, लेकिन एक बार तुम यहाँ से बाहर निकले ना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अब यहाँ पे लू फेंग स्माइल करता है और वो बंदा यहाँ से चला जाता है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्लोरी वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग भी पहुंच जाता है, और यहाँ पे होंग अलायंस के कुछ मेंबर्स को भी लोग यहाँ पे बुली कर रहे थे। अब यहाँ पे लू फेंग उसके पास जाता है, तो उसे देखते साथ ही दूसरा बंदा यहाँ से चला जाता है। लू फेंग इस जगह को देखकर कहने लगता है कि ये जो एंसेस्टर सेक्ट का वर्चुअल स्पेस है, ये वर्चुअल यूनिवर्स के मुकाबले कुछ भी नहीं। यहाँ पर लगता है कि बस एक ही चीज है, वो है बैटल प्लाजा, जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ बैटल करते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग चार्ट पे नजर डालता है, तो उसे 1 से लेकर 7 रैंकिंग्स नजर आती है। कि तभी लू फेंग नोटिस करता है कि यहाँ पर ऑलरेडी अपने अपने अलायंस और रेसेस से बिलोंग करने वाले लोगों ने अपना अपना ग्रुप बना लिया था। कि तभी यहाँ पर सभी को पता चलता है कि एक न्यू मेंबर भी आया है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि हाँ, आया होगा कोई मरियल साथ, तो सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग उस बुक को ओपन करता है और कहने लगता है कि यहाँ पे सभी लोग मुझे ब्लेड रिवर किंग समझते हैं, तो अब वक्त आ गया है कि उन्हें यही नाम बताया जाए। यहाँ पे लू फेंग अपना नाम ब्लेड रिवर किंग लिखता है, और जब स्क्रीन में लोग ये नाम देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सभी लोग हैरानी के साथ खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो वही है। यहाँ पे बाबा था तो इनके एक्सप्रेशन देख के मजे ले रही थी, और लू फेंग यहाँ पे धमाल मचाने के लिए बिल्कुल रेडी था। और अब नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को भी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तुम लोग करते नहीं हो, याद दिलाना पड़ता है। और हाँ, स्वॉर्ड ऑफ कमिंग का सीजन 2 आ चुका है, और जैसे कि हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर लिया है, तो एक बार जाके हमारे दूसरे चैनल पर उसे भी चेकआउट जरूर करना, जिसका की लिंक तुम्हें पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यार, हम लोग 3 लाख के कितने ज्यादा करीब है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बर्थडे से पहले तुम लोग इस चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर दो। आज है 29 और मेरा बर्थडे है नेक्स्ट मंथ, यानी कि जनवरी 18 को। तो देखते हैं कि होमीज उससे पहले तुम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे करते हो या नहीं। और अब से लेकर हर वीडियो में मैं तुम्हें याद जरूर दिलाती रहूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।